ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीस एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे SBT 2020 में जो क्वेश्चन आया है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। पहले ऑब्जेक्टिव का देखेंगे और उसके बाद 1 और 2 सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, जो कि थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का था, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। और स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आप लोग का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, है ना, क्योंकि जो भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था, टोटल 40 लेक्चर मैंने लिए थे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में, तो उससे बाहर है जो ऑलमोस्ट एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। और स्टूडेंट्स लोग तो काफ़ी खुश हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों का एग्जाम है जो काफ़ी अच्छा गया होगा। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है द डायमीटर ऑफ ए रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ ए रिवेट बाई 2 mm बाई 2 mm रिवेट्स, बाई 2 mm रिवेट्स। तो कह रहा है कि नॉमिनल डायमीटर का वैल्यू क्या होगा जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, 2 mm है जो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो आपको बताए थे कि फाई का वैल्यू यदि लेस देन इक्वल टू 25 है तो इसमें कितना क्लियरेंस लेते हैं। इसमें आपको डी में हम लोग क्या करते हैं, डी निकालने के लिए 5 में 1.5 ऐड करते हैं, और यदि फाई का वैल्यू ग्रेटर देन 25 mm है, 25 mm है, तो इस केस में डी निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 में 2 mm ऐड करते हैं, है ना। तो हमें कितना ऐड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि द डायमीटर ऑफ ए रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द रिवेट बाई 2 mm, 2 mm। तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 25 mm। सो एक्सीडिंग 25 mm, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन इट इज डिजायर्ड टू हैव ए फ्लश सरफेस, फ्लश सरफेस रिवेट्स आर यूज। सो फ्लश सरफेस या फिर फ्लश रिवेट भी बोलते हैं उसको, फ्लश रिवेट और काउंटर संक रिवेट बोथ आर सेम, फ्लश रिवेट और काउंटर संक रिवेट बोथ आर सेम। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। इसका आंसर क्या होगा, सी, सी। नाउ सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट थर्ड, the type of riveting in which number of rivets in a row decreases as we move from innermost to outermost, innermost to outermost। इनर से जब हम आउटर की ओर जाएंगे तो ये क्या बोल रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा पैटर्न किसका होता है, ऐसा पैटर्न आपका होता है किसमें, डायमंड रिवेटिंग में। किसमें होता है, डायमंड रिवेटिंग में। जब हम इनर से आउटर की ओर जाएंगे तो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, डायमंड रिवेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हेन द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट बेल्ट इज ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट, द मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट शुड बी केप्ट इक्वल टू। इस केस में क्या लेते थे, 3 mm लेते थे, या फिर थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट लेते थे, या फिर थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट लेते थे। तो यहाँ पे 3 mm नहीं है तो क्या लेंगे, थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट। बी इज द आंसर, बी इज द आंसर, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5, द इफेक्टिव एरिया ऑफ द बट वेल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ। इफेक्टिव एरिया ऑफ द बट वेल्ड क्या होता था, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इंटू इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इंटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट। तो आंसर क्या हो गया आपका, डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस TTE, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इंटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट, एल इफेक्टिव। मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। ये तो काफी सिंपल था, ये तो क्या है, कोड का रिकमेंडेशन है। कितना लेते हैं, 150 लेते हैं। आंसर इज ए, 150 न्यूटन पर mm²। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। फॉर फील्ड रिवेट परमिसिबल स्ट्रेसेस आर रिड्यूस्ड बाय। मैंने बताया था कि परमिसिबल स्ट्रेस जो भी है बेल्ट, जो भी है रिवेट का, उसको क्या करते हैं, 10% से रिड्यूस कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि शियर स्ट्रेंथ लेना, तो शियर स्ट्रेंथ 100 होता है, लेकिन यदि फील्ड रिवेट है तो उसमें क्या लेते हैं, 90 लेते हैं। तो 10% से रिड्यूस कर देते हैं। बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे, बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। द स्पेसिंग बिटवीन 2 टैक रिवेट्स फॉर कंप्रेशन मेंबर, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्रेशन मेंबर के लिए पूछा है, तो कंप्रेशन मेंबर के लिए कितना बताया था, 600 mm बताया था।
कितना बताया था 600, सी फॉर चेन्नई 600 mm। यदि इसी में टेंशन मेंबर होता तो आंसर क्या होता, टेंशन मेंबर होता तो 1000 mm होता, टेंशन मेंबर होता तो 1000 mm होता, लेकिन कंप्रेसर है तो कितना हो जाएगा 600 mm। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि यदि 600 mm से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाता है, बकलिंग हो जाता है। उस केस में क्या हो जाता है, बकलिंग हो जाता है ना, उस केस में क्या हो जाता है, बकल कर जाता है। सारा एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है जब हम क्लास रेगुलर ले रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ। तो इस केस में हम लोग इफेक्टिव जो लेंथ लेते थे, जैसे सपोज कीजिए एक कॉलम है जो दोनों एंड क्या है, फिक्स है, दोनों एंड क्या है, फिक्स है। तो इसका जब हम बकलिंग शेप बनाते थे, बकल शेप, तो कुछ इस तरह से बनता था, इस तरह से बनता था। तो ये होता था डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, इसी को एल इफेक्टिव बोलते थे, पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। यदि इसी में आपका दोनों एंड पिन है, दोनों एंड यदि पिन है तो जीरो मोमेंट कहाँ आएगा, एंड पे ही आएगा, एंड पे ही आएगा। तो इस केस में ए वाला होता था, है ना। तो क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। सो सी इज द राइट आंसर, सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई। मूव टू द नेक्स्ट वन। Roof truss, the horizontal beam spanning between the two adjacent truss are known as horizontal beam। जैसे A आपका रूफ ट्रस है, इस तरह से, इस तरह से, तो A क्या हो गया, ट्रस हो गया। अब ये जो बीम है, ए वाला, ये सब जो बीम है, इस बीम को क्या बोलते थे, याद है, इस बीम को परलिन बोलते थे, है ना। इस बीम को क्या बोलते थे, परलिन बोलते थे। तो ये आंसर क्या होगा, परलिन, है ना, परलिन। और ये क्या होता था, ये ट्रस होता था, ये दोनों के बीच का जो बीम है, ये हॉरिजॉन्टल बीम, इसी को क्या बोलते थे, परलिन बोलते थे। सो इन रूफ ट्रस द हॉरिजॉन्टल बीम स्पानिंग बिटवीन द टू एडजेसेंट ट्रस इज नोन एज परलिन। सो आंसर क्या होगा, बी फॉर बम्बे। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, एंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा, है ना। क्योंकि एल इफेक्टिव बराबर होता था के टाइम्स ऑफ एल। अब के का वैल्यू किस पे डिपेंड करता था, एंड कंडीशन पे डिपेंड करता था। तो आंसर क्या होगा, एंड कंडीशन, दैट इज बी फॉर बम्बे, बी फॉर बम्बे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। ए स्मॉल एंगल पीस बेल्डेड और बोल्टेड टू ए स्ट्रक्चरल मेंबर एज एन अलाइनमेंट ऑफ सपोर्ट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते थे, क्लीट एंगल बोलते थे, इसको हम लोग क्लीट एंगल बोलते थे। ऐसा कुछ बेस प्लेट था, इसमें आई सेक्शन हम लोग लेते थे ऊपर से, इस तरह से आई सेक्शन कॉलम आता था, है ना। और इसका हम लोग क्या करते थे, इससे कनेक्शन करते थे, इससे कनेक्शन करते थे। तो ये जो छोटा सा एंगल बनता था, इसी को क्या बोलते थे हम लोग, क्लीट एंगल बोलते थे, इसको क्लीट एंगल बोलते थे। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड रॉल्ड स्टील सेक्शन क्लासिफाइड इनटू, कितना पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, तो ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन था इसमें आता था मेनली आपका ISJB, क्या क्या आता था, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ISJB, ISLB लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ISMB, ISWB, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, एंड लास्ट वन इज ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम। तो नंबर कितना हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। द रिवेट विच आर ड्रिवन एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो रिवेट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ड्रिवन किया जाता है उसको हम लोग बोलते थे कोल्ड रिवेट। क्या बोलते थे, कोल्ड रिवेट, डी। क्या बोलते थे उसको, कोल्ड रिवेट बोलते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बम्बे। नाउ नेक्स्ट वन इज द रोल्ड स्टील बीम शियर फोर्स इज रजिस्टर्ड बाय। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो शियर फोर्स जो मेनली होता है वो वेव के द्वारा रजिस्ट होता है। किसके द्वारा होता है, शियर फोर्स जो मेनली रजिस्ट होता था वो किसके द्वारा होता था, वेव के द्वारा होता था। ए वाला पार्ट है जो मेनली हमारा रजिस्ट करता था क्या, शियर फोर्स को। तो इसको क्या बोलते हैं, वेव ओनली। सो बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बम्बे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। द मेंबर्स ऑफ ए रूफ ट्रस विच सपोर्ट द पर्लिन, जो पर्लिन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते थे, प्रिंसिपल राफ्टर, उसको बोलते थे प्रिंसिपल राफ्टर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम स्पान अप टू विच प्लेट गडर कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकली, है ना। तो देखिए ऐसे तो जो प्लेट गडर का स्पान है
वो आपका वेरी करता है कहाँ तक, 100 तक, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कनेक्शन के लिए क्या यूज किया है। यदि आपने रिवेट यूज किया है तो ये वेरी करता है 15 to 30 मीटर तक, 50 to 30 मीटर तक, और यदि आपने बेल्ट किया है तो 100 मीटर तक होता है। तो मैक्सिमम क्या होगा, 30 मीटर। 30 मीटर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, 30 मीटर इज द राइट आंसर। नाउ कॉलम बेसिस आर मेनली सब्जेक्टेड टू, तो किसके लिए डिजाइन करते हैं इसको, बेंडिंग के लिए, मतलब सब्जेक्टेड टू बेंडिंग तो इसमें आता ही आता है, साथ ही साथ इसका डिजाइन है जो कंप्रेशन के लिए करते हैं, तो बेंडिंग एंड कंप्रेशन, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। कॉलम बेसिस आर मेनली सब्जेक्टेड टू एंड डिजाइन फॉर, subjected to bending and design for compression, so answer is A, answer is A, answer is A. Now next one is the minimum length of lacing bar depends on, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा, ये मिनिमम लेंथ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम विड्थ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए। सो मिनिमम विड्थ ऑफ द लेसिंग प्लेट आपको बताया था, मिनिमम विड्थ, ए वाला जो वैल्यू मिनिमम विड्थ होता है, बी मिनिमम, ये पढ़ाया हुआ कंप्रेशन मिनिमम, इसमें बताया था कि 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट्स होता है, 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट्स होता है। तो बी किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉमिनल डाया पे, तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट इज द राइट आंसर, सो आंसर इज सी, सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई। तो जो स्टूडेंट ने पढ़ा है सही से, वो एक्चुअली क्या होता है, देखिए इस टाइप का करेक्ट आपका जो एरर है वो आपका कंपटीशन में भी आएगा, है ना। आपको बहुत बार क्या होगा कि अपना फीलिंग के बेसिस पे या फिर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको क्वेश्चन को जज करना होगा और उस बेसिस पे आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पर जो अच्छे बच्चे हैं उनको पता चल गया होगा कि पूछने का इसका सेंस क्या है ना, इसका सेंस क्या है। सो मिनिमम ये विड्थ पूछना चाह रहा है, मिनिमम विड्थ ऑफ ए लेसिंग बार डिपेंड्स ऑन नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, जो कि क्या होता है 3/5 होता है। नाउ लग एंगल इज यूज्ड एज ए ज्वाइंट टू, क्या करता है, रिड्यूस द लेंथ ऑफ द ज्वाइंट, क्या करता है, रिड्यूस द लेंथ ऑफ द ज्वाइंट। सो आंसर इज बी, बी फॉर बम्बे, बी फॉर बम्बे। तो ये तो था आपका ऑब्जेक्टिव, और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे का कम से कम 15 से तो ऊपर आया होगा, 15 प्लस है जो सभी का आया होगा लगभग में, है ना। और कुछ बच्चे इसमें देखिए अगर सही से इसको अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको 20 भी आ सकता है, सही से अगर आप अटेम्प्ट किए हो तो 20 भी आ सकता है। प्लेट गर्डर वाला क्वेश्चन हो सकता है आपका कंफ्यूजिंग हो, कोई बच्चा 30 लगाया होगा, कोई 40 लगाया होगा, है ना, लेकिन करेक्ट आंसर इज 30। सो 20 या 18 मार्क्स भी यदि आ रहा है तो बहुत अच्छा है। नाउ अब देखिए कुछ है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैं कवर कर देता हूँ। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन ए है और सेकंड ए है, ऐसे तो बहुत सारा है लेकिन अभी मैं 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ पे करूँगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे आपको यदि कोई बच्चा वाइजली अटेम्प्ट किया हो, क्वेश्चन को यदि वाइजली अटेम्प्ट किया हो तो वो क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट करेगा, वो क्या करेगा, सेकंड अटेम्प्ट किया करेगा। यदि फर्स्ट भी अटेम्प्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट भी अटेम्प्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को देखते हैं क्यों सेकंड ज़्यादा ईजी है, मैं अभी बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर कनेक्टिंग 2 प्लेट्स 8 mm थिक, थिकनेस कितना है 8 mm है, विथ 16 mm डायमीटर रिवेट्स, कैलकुलेट द सुटेबल पिच एंड इफिशिएंसी ऑफ द ज्वाइंट। देखिए सबसे पहला कंफ्यूजन आपका जो आएगा वो ये आएगा कि सर इसमें हम कौन सा ज्वाइंट कंसिडर करें, क्या सिंगल कवर बट ज्वाइंट लें या फिर डबल कवर बट ज्वाइंट लें, पहला कंफ्यूजन आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। चूंकि एग्जामिनर है वो आपको यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया है। कोई बच्चा है जो इसको सिंगल कवर बट ज्वाइंट लेकर करेगा, कोई बच्चा है जो डबल कवर बट ज्वाइंट लेकर करेगा, है ना। मार्क्स दोनों को मिलेगा, मार्क्स है जो दोनों को मिलेगा। लेकिन यदि 100% करेक्ट सॉल्यूशन यदि इसका बनाया जाए तो क्या बनाएंगे, डबल कवर बट ज्वाइंट बनाएंगे। क्यों, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था जब मैं लेक्चर ले रहा था, उस समय मैं बताया था कि जो डबल कवर बट ज्वाइंट होता है वो सबसे परफेक्ट ज्वाइंट माना जाता है, वो सबसे परफेक्ट ज्वाइंट माना जाता है, सबसे आइडल ज्वाइंट माना जाता है। इसीलिए क्वेश्चन में जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम डबल कवर बट ज्वाइंट लेकर चलेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या लेकर चलेंगे, डबल कवर बट ज्वाइंट लेकर हम चलेंगे। लेकिन यदि गलती से कोई बच्चा है जो सिंगल कवर बट ज्वाइंट भी बना दिया है तो उसका गलत नहीं है, उसे भी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जो इसको सोल्व करने जा रहे हैं वो डबल कवर बट ज्वाइंट है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसका फिगर बनेगा। आपका नॉमिनल डाया दिया हुआ है, ये नॉमिनल डाया कितना दिया हुआ है, 16 mm दिया हुआ है, 16
mm दिया हुआ है और इसका थिकनेस कितना दिया हुआ है, थिकनेस है जो आपका है 8 mm है। मेन प्लेट का थिकनेस कितना है, 8 mm है। मेन प्लेट का थिकनेस कितना है, 8 mm। ठीक है, पहला यहाँ पे प्रॉब्लम आपको डिफिकल्टी ये आएगी कि सर थिकनेस ऑफ कवर प्लेट नहीं दिया है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट नहीं दिया है। तो आपको तो पता है कि थिकनेस ऑफ कवर प्लेट जो होता है वो क्या होता है, शुड नॉट बी लेस देन टी कवर शुड नॉट बी लेस देन 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, यानी टी कवर शुड नॉट बी लेस देन 5/8 इंटू 8। तो 8 तो कट गया, यानी इट शुड नॉट बी लेस देन 5 mm, यानी कवर प्लेट का जो भी थिकनेस होगा वो 5 mm से कम तो नहीं हो सकता। सो लेट अस प्रोवाइड 5 mm से कम नहीं हो सकता है ना। सो लेट अस प्रोवाइड टी कवर इजकल टू 6 mm है ना। अब देखिए यहाँ पर भी हर लोगों का अपना अपना एजम्पशन होगा, कोई 6 mm ले लेगा, कोई 8 mm ले लेगा, है ना। दोनों का आंसर सही होगा, आंसर दोनों का सही होगा, क्योंकि ये डिजाइन का क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, हम 6 mm प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि 5 mm से कम हो नहीं सकता, तो हम क्या कर रहे हैं, 6 mm प्रोवाइड कर सकते हैं ना, 6 mm प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए अब क्या करें बताइए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका शेयरिंग में स्ट्रेंथ निकालेंगे, बेरिंग में स्ट्रेंथ निकालेंगे, उसके बाद उसको क्या कर देंगे, वहां से रिवेट वैल्यू आ जाएगा, है ना। और फिर क्या करेंगे, टेयरिंग में स्ट्रेंथ निकालेंगे और उस रिवेट वैल्यू को टेयरिंग से इक्वेट कर देंगे, हमारा पिच निकल के बाहर आ जाएगा, और उस पिच को हम लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे मिनिमम पिच से करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले क्या निकालिए, जो भी हम काम करेंगे वो पर पिच लेंथ के लिए करेंगे, अब पर पिच देखिए इस तरह से भी एज्यूम कर सकते हैं, या फिर किसी का मन हुआ कि नहीं सर हम तो ऐसे लेंगे, हम तो इस तरह से लेंगे, तो आप इस तरह से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या हो गया, पर पिच लेंथ हो गया। नंबर ऑफ रिवेट पर पिच कितना आएगा, 1 आएगा, हाफ यहाँ से आएगा और हाफ यहाँ से आएगा, तो नंबर ऑफ रिवेट कितना आएगा, 1 आएगा, है कि नहीं। अगर ऐसे भी कंसीडर करते हैं तो भी नंबर ऑफ रिवेट कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको कंसीडर करते हैं। तो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, 6 mm। लेट अस प्रोवाइड 6 mm। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ किस में, सबसे पहले निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर। चूंकि ये डबल शियर का केस है, यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे कट करेगा और एक बार यहाँ पे कट करेगा, तो ये डबल शियर का केस है। तो क्या लिखेंगे, 2 × 5/4 इंटू d² इंटू टाउ VF। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्या हो जाएगा, चूंकि नॉमिनल डाया का वैल्यू लेस देन 25 mm है, तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे, 1.5 mm। तो कितना आ जाएगा, 16 + 1.5, आई थिंक इट इज 17.5 mm, 17.5 mm। तो इसको सोल्यूशन कीजिए, 2 × 5/4 इंटू डी का वैल्यू कितना होगा, 17.5 का होल स्क्वायर इंटू टाउ VF कितना है, 100 है। टाउ VF को यहाँ सिग्मा VF लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 है। इसको 10 के पावर -3 से यदि गुना कर दें तो आंसर हमारा किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा, जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आ रहा है 48.08 किलो न्यूटन। अब क्या करेंगे, अब हम बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बेयरिंग निकालेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बेयरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ रिवेट तो एक ही आएगा, तो सीधा लिखते हैं D × T × सिग्मा PF। तो D का वैल्यू कितना होगा, 17.5
17.5। लेकिन देखिए इससे पहले यहाँ पे सबसे बड़ा जो आप गलती करेंगे, पता नहीं अभी भी किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन जो मिस्टेक करेंगे आप, वो क्या करेंगे, वो आप मिस्टेक करेंगे टी का वैल्यू। यहाँ पे टी का वैल्यू क्या होगा बताइए, टी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, हियर यहाँ पे जो टी का वैल्यू लेंगे, यहाँ पे जो टी का वैल्यू लेंगे वो क्या होगा, कुछ याद है, मिनिमम ऑफ टी का जो वैल्यू होता था, मिनिमम ऑफ कितना होगा, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट जो कितना है 8 mm है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट प्लस एग्रीगेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, एग्रीगेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। तो एग्रीगेट मीन्स सम हो गया, यानी 6 + 6, ये दोनों में जो मिनिमम होगा वो लेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 mm हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 mm हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप एक मिस्टेक कर सकते हैं, ये मिस्टेक आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो यहाँ से टी आ गया कितना 8 mm। अब आप निकालिए, तो डी का वैल्यू 17.5 है, इंटू टी का वैल्यू 8 mm है, इंटू सिग्मा पी एफ का वैल्यू क्या है, सिग्मा पी एफ का वैल्यू है जो 300 है, सिग्मा पी एफ का वैल्यू कितना है 300 है ना। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, इंटू 10⁻³ भी कर दीजिए, 10⁻³ कर देंगे तो 1 किलो न्यूटन में आ जाएगा, ये आ रहा है 42 किलो न्यूटन, कितना आ रहा है 42 किलो न्यूटन। सो रिवेट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, रिवेट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये दोनों में जो मिनिमम होगा, दोनों में मिनिमम कितना है 42 किलो न्यूटन है, पहला आया था 48, कितना है 42 किलो न्यूटन, ये आपका रिवेट वैल्यू आ गया, है ना। अब क्या करें, अब निकालेंगे क्या, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच लेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालेंगे, टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, थर्ड क्या निकालेंगे, टीयरिंग स्ट्रेंथ, टीयरिंग स्ट्रेंथ, टीयरिंग स्ट्रेंथ। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, P माइनस डी, ऐसा कुछ था, हाफ इधर से आया था और हाफ है जो इधर से आया था, हाफ है जो इधर से आया था, है ना, यही पिच था। तो हाफ इधर से रिड्यूस होगा, हाफ इधर से रिड्यूस होगा, तो कितना हो जाएगा P माइनस डी हो जाएगा, P माइनस डी हो जाएगा। ये पिच था आपका, ये क्या था आपका पिच था, ये आपका पिच था, है ना। तो P माइनस डी, हाफ डी यहाँ से हाफ डी यहाँ से, P माइनस डी इंटू थिकनेस इंटू सिग्मा 80 इंटू सिग्मा 80, है ना, यही होगा, यही होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी को इक्वेट कर देंगे किससे, RV से, इसी से किसको इक्वेट करेंगे, RV से। सो P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा 80 इजकल टू RV, दिस इम्प्लाई P माइनस डी कितना है 17.5 इंटू थिकनेस कितना होगा यहाँ पे 8 mm इंटू 80, सिग्मा 80 कितना है 150 इजकल टू RV 42 किलो न्यूटन है, लेकिन इसको 10⁻³ से गुना करना पड़ेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूटन में। जब इसको आप सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो पिच का वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है आपका 52.5 mm। बट आपको ध्यान रहे कि इट शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर जो मिनिमम पिच है, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया कितना था 16 था, यानी इट शुड नॉट बी लेस देन 40 mm। 2.5 इंटू 16 करेंगे तो कितना आएगा 14 mm, है ना, 14 mm। तो 40 में 52.5 है जो 40 से कम नहीं है, तो सही बात है, अच्छी बात है ना। सो लेट अस प्रोवाइड, आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, मिनिमम पिच से हम ज़्यादा प्रोवाइड कर देंगे, मिनिमम पिच से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, तो मिनिमम पिच 40 है और यहाँ कितना आ रहा है 52.5 आ रहा है, 52.5 आ रहा है। तो लेट अस प्रोवाइड पिच इजकल टू 50 mm। जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो मिनिमम पिच से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम पिच से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो मिनिमम पिच से ज़्यादा होना चाहिए। सो लेट अस प्रोवाइड 50 mm, 50 mm भी ले सकते हैं, किसी का मन हुआ कि 55 ले लें तो 55 ले लीजिए, है ना। आंसर है जो वेरी करेगा, हल्का आंसर क्या होगा, वेरी करेगा। तो हमने क्या किया, चूंकि मिनिमम पिच से ज़्यादा होना चाहिए बस, तो 50 भी तो मिनिमम पिच से ज़्यादा है, 50 भी यदि हम प्रोवाइड करें तो भी मिनिमम पिच से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप इसको क्या निकाल दीजिए, अब इफिशिएंसी निकाल लीजिए। अब आप क्या कीजिए, इफिशिएंसी निकालिए।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सो एफिशिएंसी निकालिए, क्या होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यदि हम लिखें ईटा बराबर, तो ये होता था स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट इन टियरिंग पर पिच लेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट in tearing per pitch length divided बटा strength of solid plate। strength of solid plate पर पिच लेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ टेयरिंग कितना था, P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कितना होगा, P इंटू डी, सॉलिड मतलब कोई भी होल नहीं है, तो P इंटू डी होगा, इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। तो T इंटू सिग्मा ए टी कट गया, कितना बचेगा, P माइनस डी बाई पी इंटू 100 भी आएगा, यहाँ पे इंटू 100 भी आएगा, इंटू 100 भी आएगा। तो P कितना 50 में आपने प्रोवाइड किया, तो 50 माइनस 17.5 डिवाइडेड बटा 50 इंटू 100 50 माइनस 17.5 जब इसको आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आ रहा है 65%। कितना आ रहा है, 65%। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब देखिए, कोई बच्चा यदि है जो सिंगल कवर बेड जॉइंट लिया होगा तो उसका एफिशिएंसी क्या आएगा, इससे कम आएगा, उसका एफिशिएंसी है जो कम आएगा। अब कितना आएगा ये निकालने के बाद पता चलेगा, उसका एफिशिएंसी हो सकता है 60 के आसपास आ जाए। लेकिन यदि डबल कवर बेड जॉइंट लेंगे जो कि सबसे आइडियल जॉइंट और सबसे परफेक्ट जॉइंट माना जाता है, अगर वो हम लेकर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, आंसर हमारा ए आएगा। तो डिजाइन का क्वेश्चन है, इसमें मार्क्स आपको आंसर पे नहीं होगा, आपको स्टेप पे होगा। अगर स्टेप आपने सही किया है तो आपको मार्क्स है जो मिलेगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे हैं जो 4-5 दिन पहले ही मुझसे पूछा था, है ना, कुछ बच्चे 2-3 दिन पहले ही एक क्वेश्चन को मुझसे पूछा था। अब देखिए, इसी टाइप का था, सिर्फ डेटा है जो चेंज था। अब इसमें क्या करना है, इसको सही से आपको देखना है, सही से इसको देखना है। देखिए, एक क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल है, उससे ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कनेक्ट कर दिया गया है। इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है जो कनेक्ट किया गया है, इसके कारण क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। हालांकि टफ नहीं है, कहता है डिजाइन ए फिलेट बेल्डेड लैप जॉइंट बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ साइज 200 mm इंटू 12 mm एंड 200 mm इंटू 16 mm सोन इन द फिगर। सिग्मा एटी का वैल्यू दिया हुआ है, टाउ वीएफ का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब स्ट्रेस ऑफ बेल्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्ट्रेस ऑफ बेल्ट दिया हुआ है। 2 प्लेट इस तरह से बट क्या है, कनेक्टेड है। ये क्या है, सॉरी, ये लैप जॉइंट है। क्या है, लैप जॉइंट है। हमें क्या निकालना है, इसको डिजाइन करना है। सबसे पहली बात कि डिजाइन का मतलब क्या हुआ, डिजाइन का मतलब हुआ कि जो आपका साइज ऑफ बेल्ट है, जो S1 S2 ये दे रखा है साइज ऑफ बेल्ट, वो साइज ऑफ बेल्ट आपको निकालना होगा। आपको साइज ऑफ बेल्ट है जो आपको निकालना होगा, यही इसका मतलब है ना। अब देखिए, ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, तो सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए इसमें फोर्स दिया नहीं है, इसमें एक कितना लोड कैरी करेगा ये नहीं दिया हुआ है, तो हमें मान के चलना पड़ेगा। मैंने बताया था कि यदि लोड कैरिंग नहीं दिया हुआ है कि कितना लोड के लिए हमें डिजाइन करना है, तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, और उसी के लिए हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, सॉलिड प्लेट। लेकिन यहाँ पे आप प्रॉब्लम ये है कि आप किसका स्ट्रेंथ निकालेंगे। यहाँ 2 टाइप का प्लेट है, एक का थिकनेस 12 mm है और दूसरे का कितना है, 16 mm है। तो फिर किसका स्ट्रेंथ हम निकालेंगे, कौन सा लेंगे। तो मैं ये भी बताया था कि डिजाइन में हमेशा हम बीकर सेक्शन को कंसीडर करके डिजाइन करते हैं, हमेशा बीकर सेक्शन को कंसीडर करके डिजाइन करते हैं, है ना। अगर लेक्चर के टाइम अगर ये सब बात आपका सही से सुनते हैं तो यही चीज़ है जो आपका एग्जाम में है जो क्या करता है, क्लिक करता है माइंड में। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालना है और हमें बीकर सेक्शन के लिए करना है। इसका मतलब ये हुआ
कि हम मिनिमम थिकनेस वाला लेंगे। हम क्या लेंगे? मिनिमम थिकनेस वाला लेंगे। तो मिनिमम थिकनेस कितना हो गया? 12 mm। यानी इस केस में क्या हो जाएगा? B इंटू टी इंटू सिग्मा 80। तो B कितना है? 200 इंटू थिकनेस, मिनिमम थिकनेस कितना? 12 इंटू सिग्मा 80 कितना? 150। और इसी को 10 की पावर 3 से गुना, -3 से गुना कर दीजिए तो किस में आ जाएगा? किलो न्यूटन में आ जाएगा। सोल्व करने के बाद ये आ रहा है 360 किलो न्यूटन आ रहा है। ये आ रहा है 360 किलो न्यूटन, 360 किलो न्यूटन, है ना। इसका मतलब कि ओवरऑल ये ज्वाइंट जो है, ये जो लैप ज्वाइंट है, उस लैप ज्वाइंट के द्वारा हम कितना फोर्स ट्रांसफर कर सकते हैं? 360 किलो न्यूटन। कितना फोर्स ट्रांसफर कर सकते हैं? 360 किलो न्यूटन का फोर्स है जो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। बट नाउ यू आर गोइंग टू फेस ए प्रॉब्लम। अब आप एक प्रॉब्लम है जो फेस करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो प्लेट है और दोनों का थिकनेस अलग अलग है ना। दोनों का थिकनेस अलग अलग है और कौन प्लेट कितना फोर्स कैरी करेगा ये बताना मुश्किल है, ये बताना मुश्किल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सपोज कीजिए कि ए प्लेट ए है। ए क्या है? ए प्लेट ए है और ए प्लेट बी है। इसको ए नाम दे दिए, इसको बी नाम दे दिए, है ना। सो आउट ऑफ 360 किलो न्यूटन, ध्यान से सुनना है, आउट ऑफ 360 किलो न्यूटन हाउ मच लोड इज गोइंग टू ट्रांसफर थ्रू प्लेट ए एंड प्लेट बी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट। सबसे पहले 360 किलो न्यूटन में कितना लोड है जो प्लेट ए लेगा और कितना लोड है जो प्लेट बी लेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। ये हमें निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखिए, प्लेट ए और प्लेट बी जो फिलेट बेल्ट के हेल्प से क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो एक ज्वाइंट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये ज्वाइंट है जो 360 किलो न्यूटन लोड ट्रांसफर कर रहा है। ये जो ज्वाइंट है वो 360 किलो न्यूटन लोड है जो ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन इस 360 किलो न्यूटन में कितना लोड है जो प्लेट ए लेगा और कितना लोड है जो प्लेट बी लेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। ये सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। सो सबसे पहला काम हम लोग वही करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग वही करेंगे। इसके लिए बहुत सिंपल सा टेक्निक है। क्या करेंगे? यहाँ से आप इसको काट कर दीजिए। यहाँ से आप इसको क्या कर दीजिए? कट कर दीजिए। यहाँ से कट कर दीजिए। जब इसको कट करेंगे तो कट करने के बाद जो पार्ट बना है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम, यही तो सबसे बड़ा हथियार है सिविल इंजीनियरिंग का, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो कट किए तो ये आया, ये आया, ठीक है। एक प्लेट ए हो गया। उसके बाद यहाँ पे बी प्लेट आएगा, यहाँ से ऊपर आएगा ऐसे, इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से बेल्डिंग किया गया है। इस तरह से है जो बेल्डिंग किया गया है ना, बेल्डिंग किया गया। अब देखिए, ए प्लेट आपका बी है, ए बी है। हम मान लेते हैं कि इससे है जो फोर्स जो ट्रांसफर हो रहा है वो एफ बी हो रहा है, और इससे जो फोर्स का ट्रांसफर हो रहा है वो एफ ए हो रहा है, वो एफ ए हो रहा है। और टोटल कितना जॉइंट से ट्रांसफर हो रहा था? टोटल ट्रांसफर हो रहा था 360 किलो न्यूटन, 360 किलो न्यूटन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हो गया मैकेनिक्स का। अब हमें क्या करना है? हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम क्या है? मतलब टोटल लेफ्ट फोर्स और टोटल राइट फोर्स क्या होगा? बराबर होगा। टोटल राइट फोर्स और टोटल लेफ्ट फोर्स क्या होगा? बराबर होगा। तो टोटल लेफ्ट फोर्स कितना है? 360 किलो न्यूटन। टोटल राइट फोर्स कितना है? एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए प्लस एफ बी। कुछ लोगों को माइंड में डाउट चल रहा होगा कि सर एफ ए एफ बी अलग अलग क्यों? क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है। अभी हम देखेंगे, अभी हम इसको देखेंगे, जब निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा, है ना। दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो एक इक्वेशन तो आपका ए आ गया, लेकिन दो अननोन है और एक ही इक्वेशन है। दो अननोन है एफ ए और एफ बी और एक ही इक्वेशन है। हमें एक इक्वेशन की और जरूरत है, हमें एक इक्वेशन की और जरूरत है। अब देखिए, वो क्या है? हिडन इक्वेशन है। वो है जो आपका हिडन इक्वेशन है, इसमें छिपा हुआ है, उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। क्या होगा? अब देखिए, अब जब इस पे एक्सटर्नल लोड आप लगाएंगे 360 किलो न्यूटन, या फिर इधर जो आप एफ ए लोड लगा रहे हैं, एफ बी लोड लगा रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा? ये दोनों जो ज्वाइंट है वो एक साथ है जो इलोंगेट करेगा। ये दोनों ज्वाइंट है, जैसे ये ज्वाइंट है, इसको हम इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ये दोनों साथ साथ इलोंगेट होगा, है ना। दोनों साथ साथ इलोंगेट होगा। क्यों? क्योंकि एक कॉम्पेल है ऐसा करने के लिए, कॉम्पेल है ऐसा, ये मजबूर है करने के लिए। दोनों साथ साथ ही क्या होगा? इलोंगेट होगा, है ना। दोनों साथ साथ इलोंगेट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि सर दोनों में इलोंगेशन सेम होगा, दोनों में इलोंगेशन सेम होगा, है कि नहीं। दोनों साथ साथ इलोंगेट होगा तो दोनों में इलोंगेशन क्या होगा? सेम होगा। सिंस
both plates will elongate together, तो डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या होगा, बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तब है जो ज्वाइंट रहेगा ही नहीं, ज्वाइंट टूट के बाहर हो जाएगा, है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ से बेल्ट है जो टूट जाएगा। ऐसा नहीं यदि हुआ तो यहाँ से बेल्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और बेल्ट यदि ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब हमारा ज्वाइंट ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब हमारा ज्वाइंट ब्रेक हो जाएगा, जो हम कतई नहीं चाहते हैं, है ना। इसीलिए क्या होगा, दोनों का एलोंगेशन सेम होना पड़ेगा, और इसी को तो बोलते थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। इसी को बोलते थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता था, याद है, पीएल अपॉन ए, सबसे फेवरेट इक्वेशन पीएल अपॉन ए, है ना। डेल्टा पीएल अपॉन ए होता था। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए का एलोंगेशन में एफ ए फोर्स हो गया, इनटू लेंथ ऑफ ज्वाइंट मान लेते हैं एल है। लेंथ ऑफ ज्वाइंट जो यहाँ से यहाँ तक है वो क्या है, एल है। तो लेंथ तो दोनों में सेम ही होगा, एफ ए इंटू एल अपॉन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ई। बट ध्यान रहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना, दोनों का अलग अलग होगा। एफ बी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। ए किसके लिए लिखे हैं, बी के लिए लिखे हैं, ये बी के लिए लिखे हैं। अब देखिए ये दोनों प्लेट है जो स्टील का बना हुआ है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो ये कट गया। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू सेम होगा तो कट गया। दोनों का लेंथ भी सेम है तो कट गया, है ना। क्या बचा वो देखिए, ऊपर से क्या बचा, ऊपर से बचा आपका एफ ए, यहाँ एफ ए बचा अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट ए, कितना है 200 इंटू 12 बराबर एफ बी अपॉन 200 इंटू 16। दिस इम्प्लाई, जब यहाँ से सोल्व करेंगे तो एफ ए बराबर आपका आएगा 12/16 12/16 एफ बी। दूसरा इक्वेशन आपका ए आ गया। अब दो इक्वेशन, दो अननोन है ना, दो अननोन। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से एफ ए आएगा, एफ ए का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 154.29 किलो न्यूटन, और जो एफ बी का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 5.71 किलो न्यूटन। अब देखिए एफ बी का वैल्यू ज़्यादा आया है एफ ए से, इसका मतलब क्या है, जो बी प्लेट है वो ज़्यादा लोड कैरी कर रहा है ना। बी प्लेट है जो ज़्यादा लोड कैरी कर रहा है, और करना भी चाहिए था क्योंकि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 200 इंटू 16 है, जबकि ए का क्रॉस सेक्शन कितना है 200 इंटू 12 है ना, 200 इंटू 12 है। अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द बेल्ट। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट को इक्वेट करेंगे किससे, लोड से। स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट को किससे इक्वेट कर देंगे, लोड कैरी बाय प्लेट, ठीक है। तो पहले प्लेट ए के लिए काम कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट कितना होता है, एल डब्ल्यू इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू टाउ वी एफ। किसके लिए कर रहे हैं, प्लेट ए के लिए कर रहे हैं, तो एफ ए से इक्वेट कर देंगे। तो एल डब्ल्यू कितना है, देखिए इधर ध्यान से देखिए, यही आपका लेंथ ऑफ, यही आपका क्या है, एल डब्ल्यू है, लेंथ ऑफ बेल्ट यही है, ए वाला पार्ट, इसी को तो बेल्ट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ बेल्ट, है ना। या तो ए ले लें या तो ए ले लें, दोनों क्या है, सेम है। तो ये हो गया 200 इंटू 200 है ना, हाँ ये क्या है 200 है। अब देखिए थिकनेस टी टी, थ्रोट थिकनेस क्या होता है के इंटू एस, और के का वैल्यू कितना होगा 0.7 इंटू एस का वैल्यू यहाँ पे एस ए ले लेते हैं, है ना, इंटू टाउ भी कितना है 108। ए किसके बराबर होगा 108 एफ ए के बराबर, तो एफ ए कितना है 154.29 किलो न्यूटन। बट ध्यान रहे
लेफ्ट साइड आपका न्यूटन में आएगा तो इधर भी न्यूटन में बना लीजिए 10³ से गुना करके। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ऐसे का वैल्यू आ रहा है 10.2 mm, 10.2 mm। सो लेट अस प्रोवाइड थोड़ा सा बढ़ा के कर दीजिए, लेट अस प्रोवाइड ऐसे इक्वल टू कितना 10.5 कर देते हैं, 10.5 mm, है ना। इसी तरह से सिमिलर फैशन में आप निकाल सकते हैं क्या बी के लिए तो क्या हो जाएगा LW इंटू TT इंटू टाउ VF, इसको अब किसे इक्वेट करेंगे FB से इक्वेट कर देंगे। तो LW तो कितना है 200 है, इंटू TT कितना होगा 0.7 इंटू S, इस बार क्या मान लेंगे SB, इंटू टाउ VF कितना है 108, FB कितना है 205.71 किलो न्यूटन, लेकिन 10³ से गुना कर देंगे तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से SB आ रहा है, वो आ रहा है 13.6 mm, 13.6 mm। तो कितना प्रोवाइड कर दें, लेट अस प्रोवाइड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, लेट अस प्रोवाइड SB इक्वल टू 13.65 mm। सो दिस इज द एंड ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं था, लेकिन यही है कि इसको बेसिक से आपको जोड़ दिया गया था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जोड़ दिया गया था। यहाँ से FB और FA और FB का अलग अलग वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट को लोड कैरिंग बाई प्लेट से इक्वेट करना पड़ेगा, लोड कैरिंग बाई प्लेट से इक्वेट करना पड़ेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द सॉल्यूशन। बाकी सब क्वेश्चन सिंपल था और ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन है जो आपका कराया हुआ है, एवरी क्वेश्चन है जो आपका हर लेक्चर में आपका कराया हुआ है, बाहर से कुछ भी आपका नहीं आया। रही रूफ ट्रस की बात, बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर रूफ ट्रस में न्यूमेरिकल कराए नहीं, तो मैं बताया था कि रूफ ट्रस में आपका न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, रूफ ट्रस से न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, ठीक है। तो नहीं आया। 2 क्वेश्चन पूछा, एक पूछा कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ रूफ ट्रस, तो रूफ ट्रस का ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 11 में, 11 का और में आपका फर्स्ट ने पूछा व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रूफ ट्रस, तो इसका पार्ट से जो बता दिया गया था वो आपको एक्सप्लेन करना था। सेकंड क्वेश्चन था कि राइट नोट ऑन इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, मतलब 3-3 मार्क्स का दोनों मान लीजिए, तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना था T बराबर 2P + R, इसी को आपको प्रूफ करना था इकोनॉमिकल स्पेसिंग के लिए, और ये मैं करा दिया था, T बराबर 2P + R, है ना, ये कराया हुआ था। तो आप थ्योरेटिकल भी अटेम्प्ट कर सकते थे, अदरवाइज आप है जो कॉलम बेस का डिजाइन कर सकते थे, कॉलम बेस का डिजाइन में क्या है, विड्थ ऑफ फ्लेंज नहीं दिया हुआ था, तो विड्थ ऑफ फ्लेंज आपका जो ISMB 400 के लिए होता है वो 140 mm होता है, 140 mm होता है, तो ये लेके कर सकते थे, या फिर कोई कुछ भी एज्यूम कर लेते, कुछ भी वैल्यू विड्थ ऑफ फ्लेंज का एज्यूम कर लेते और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो रूफ ट्रस से भी इजी क्वेश्चन था, और बाकी जितना भी क्वेश्चन है आपका सारा क्वेश्चन है जो सभी है जो कराया हुआ है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सॉल्यूशन। मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोग एंजॉय किए होंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम इसमें है, 1-2 अगर डिस्क्रिपेंसी है, आपको कुछ कमी इसमें है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद है जो हम लोग मिलेंगे RCC में, जब डिजाइन ऑफ RCC हम स्टार्ट करेंगे आपके एग्जामिनेशन के बाद, वहाँ पे है जो फिर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो देखिए, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा एक ही ड्रीम है कि पूरा कम से कम जो बिहार में जितना भी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको मैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला सकूं और एक क्वालिटी एजुकेशन है जो आपको प्रोवाइड कर पाऊं, है ना। तो इसमें आपको हेल्प करना होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा है जो लोगों को नीश एजुकेशन के बारे में बताइए, और यहाँ पे है जो सिविल इंजीनियरिंग का सारा लेक्चर है जो धीरे धीरे आपका सारा सब्जेक्ट का लेक्चर है जो आपको मिलेगा, है ना। सो इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा है जो अपने स्टूडेंट्स, जितना भी ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, वहाँ पर है जो इसको आप शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए सब्जेक्ट के साथ। अगर कोई आपका डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे के लिए ऑल द बेस्ट। आपको अपकमिंग पेपर जो भी है उसको आप अच्छे से दीजिए, है ना। मिलते हैं जल्द ही, RCC हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में। सो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।